नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उत्तराखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट और कुटुंब न्यायालय परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम उत्तराखंड हाई कोर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ हल करेंगे। यानी सिर्फ सही उत्तर नहीं बताएंगे बल्कि हर प्रश्न का कॉन्सेप्ट, लॉजिक और एग्जाम में उससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं और किस पैटर्न पर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, चाहे प्रश्न जनरल नॉलेज का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, चाहे आपका कंप्यूटर या लीगल अवेयरनेस से जुड़ा हो। हम उसे ऐसे समझाएंगे कि आपको आंसर सिर्फ याद ना हो बल्कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जब आप इस प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे तो कोशिश करें कि पहले प्रश्न को खुद सॉल्व करें, फिर वीडियो में दिए गए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बीच में स्किप न करें, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। हो सकता है कि इसी पेपर से मिले जुले क्वेश्चन आने वाली उत्तराखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम में फिर से पूछे जाएं। अगर आप उत्तराखंड हाई कोर्ट, कुटुंब न्यायालय, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर तथा पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों, झांसी की रानी के उत्तराखंड में जो झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है तो वो जानी जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, तीलू रौतेली। तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। उन्हें कम उम्र में गढ़वाल राज्य की रक्षा के लिए कोत्यूरी सैनिकों से कई युद्ध लड़े और अदम्य साहस का परिचय दिया। दोस्तों, उन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा गया और झांसी की रानी भी कहा गया। ठीक है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि कुमाऊं की झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो दोस्तों, ये किसने दिया था? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था। 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम एन रॉय या मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। 1935 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें सभी प्रश्न आपको हल करवाए गए हैं इससे पहले के, इसलिए वो समझना आपको बहुत जरूरी है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान के तीसरे भाग में। दोस्तों, संविधान के पहले भाग में कौन से अधिकार हैं, दूसरे में कौन से अधिकार हैं और तीसरे में कौन से अधिकार हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं
ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। संविधान में डीपीएसपी किस भाग में है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले भाग में आपका संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और तीसरे में आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। पहला जो भाग है दोस्तों, पहले भाग में आपके जो अनुच्छेद है वो 1 से 4 तक हैं। दूसरे भाग में आपके जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक हैं। और तीसरे भाग में जो अनुच्छेद है दोस्तों वो आपके 12 से 35 तक है। दोस्तों 12 से 35 में एक अनुच्छेद आता है, उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों जो संविधान, ये प्रश्न है भारत के संविधान के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार किसमें है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों तीसरे भाग में है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया? दोस्तों सबसे पहले समझते हैं अस्पृश्यता, जिसे कहा जाता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। तो किस अनुच्छेद के द्वारा इसको समाप्त किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 दोस्तों अनुच्छेद के संविधान के किस भाग में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध घोषित हुआ है। अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों संविधान सभा में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वो जोड़े गए हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दोस्तों ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये कौन से भाग में है ये आपको कमेंट में बताना है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है आपके? तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपके 4A में है, ठीक है। आप 5 मत लिख देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों संघ शासित क्षेत्र त्रिपुरा भारत का एक पूर्ण राज्य है, जबकि चंडीगढ़ और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये कंफ्यूज दिलाते हैं। अगर सीधे ऐसे बन गया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र नहीं है, तो जिनको केंद्र शासित प्रदेश पूरे याद होंगे तो एकदम से टिक मार देंगे, लेकिन जिन्होंने पूरा नहीं समझा होगा प्रश्न को तो वो यहाँ पर रुक जाएंगे। देखो इंग्लिश में लिखा है यूनियन टेरिटरीज, तो थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में तो ठीक लिखा है लेकिन हिंदी में थोड़ा इससे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। तो इसलिए एक बार प्रश्न को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो कौन नहीं है? त्रिपुरा नहीं है, जबकि चंडीगढ़ और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अधिकतम आयु सीमा तो कोई भी सीमा नहीं है इसके लिए, ठीक है। और जो इसकी न्यूनतम आयु है दोस्तों, न्यूनतम आयु इसकी 35 वर्ष है। दोस्तों अभी वर्तमान में 2026 में राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय करता है वो स्पीकर करता है। तो वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसे का लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो क्या करता है कोई भी धन विधेयक का पर निर्णय करता है। धन विधेयक है या नहीं है उस पर क्या करता है, निर्णय करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत यह प्रावधान है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है,
तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है? तो दोस्तों, राज्य का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है दोस्तों, तो वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसमें जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में होती है। जैसे केंद्र में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र में कौन होता है? तो राज्यपाल केंद्र में होता है आपका राष्ट्रपति, मतलब तुलना कर रहे हैं हम इनसे, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होता है तो वो आपका प्रधानमंत्री। तो जिस प्रकार से यहाँ राज्यपाल कार्य संभालते हैं वो वहाँ उसी प्रकार राष्ट्रपति जी कार्य संभालते हैं। जिस प्रकार यहाँ मुख्यमंत्री प्रधान होते हैं और उसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसके बाद आपका, अगला प्रश्न है, भारत में 2018-19 की अंतिम तिमाही में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन वृद्धि प्रतिशत में था, तो कितना था दोस्तों? तो ये था -0.1। ठीक है, तो वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही क्वेश्चन नंबर 4 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में जीवीए वृद्धि दर घटकर कितनी हुई? -0.1% रह गई है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था? तो भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 2014 और 15 में पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय पशुधन मिशन LNM नेशनल लिवस्टॉक मिशन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पशुधन क्षेत्र के सतत और समग्र विकास के उद्देश्य से की गई। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि NLM की शुरुआत किसके उद्देश्य से की गई है? तो ये पशु क्षेत्र के सतत और समग्र विकास के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख आयात मद है? तो भारत का प्रमुख जो आयात मद है तो वो क्या है आपका? मेजर इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है आपका भारत में कुल आयात बिल में कच्चा तेल जो है POL, पेट्रोल, ऑयल एंड लिब्रिकेंट सबसे बड़ा योगदानकर्ता प्रमुख आयात मद है। ठीक है दोस्तों, अगला है, भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्राप्ति होती है ये आयकर से होती है, इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा क्या होता है? राजस्व प्राप्ति होती है। दिए गए विकल्प में प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आयकर और निगम कर भारत सरकार के राजस्व संग्रह में सर्वाधिक योगदान देते हैं। दोस्तों एक आता है आपका GST। GST एक प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर नोट करना है ये कौन सा कर है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या क्या प्रतिशत था? तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो ऑप्शन नंबर ए था 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा 31.16% था, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.84% थी। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है उस चक्कर में मैं आपको ये आधे आधे सेट के हिसाब से कराऊंगा। अगर मैं पूरी बनाऊंगा तो इसमें कोई फायदा नहीं है, आप बोर हो जाओगे ज़्यादा बड़ी वीडियो को देखकर। इसलिए मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लिपें बनाता हूँ जिससे आपको इसको देखने में भी इंटरेस्ट हो, दिमाग पे ज़्यादा लोड भी ना पड़े, इसलिए मैं इस छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है दोस्तों? तो भारत में जो झारखंड राज्य है वहाँ सर्वोत्तम जो तेल के भंडार हैं, भंडार की दृष्टि से झारखंड भारत के प्रथम स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से समय समय पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में प्रतिस्पर्धा रहती है।
दिए गए विकल्प में से मुख्य कोयला उत्पादन राज्य क्या है? आपका झारखंड है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये वाली सेट अभी पूरा कर दिया है। उसी तरह से ये पूरे 150 नंबरों की परीक्षा हुई थी उस टाइम, तो उससे काफी अच्छे प्रश्न बने हुए हैं। तो ये प्रश्न हम आपको सभी कराएंगे और इसी तरह से आपकी क्लास भी चलती रहेगी शाम 7 बजे हमेशा। करंट अफेयर भी हम आपको हमेशा शॉर्ट के माध्यम से बताते रहते हैं। दोस्तों आपको अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इसमें भी कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम आने वाली हर वीडियो में उसका सुधार कर सकें। धन्यवाद।